आज की इस गहरी चर्चा में हम उस तकनीक के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में चला रही है। आज का विषय है कुबरनेटीज। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसे समझने के लिए आज हमारे पास अध्ययन सामग्री का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हमने फायरशिप, बाइट बाइट गो और पीयूष गर्ग के तकनीकी वीडियोस को खंगाला है। और साथ ही एक बहुत ही विस्तृत लेख भी है ना। एकदम सही। मास्टरिंग कुबरनेटीज फॉर स्केलेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक बहुत ही गहन लेख। इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। इस पूरी तकनीक को बिना भारी भरकम शब्दों के समझना, ये जानना कि आखिर बड़े टेक जायंट्स इस पर इतने निर्भर क्यों हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये एक बहुत ही सही दिशा है। मतलब तकनीक की दुनिया में रोज नए बज़वर्ड्स आते हैं। कुबरनेटीज भी कुछ सालों से एक बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है। हाँ, हर जगह यही नाम सुनने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसके क्यों को समझें। कुबरनेटीज सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दशकों पुरानी और बहुत ही खर्चीली समस्याओं का समाधान है। तो फिर सफर की शुरुआत उन्हीं पुरानी समस्याओं से करते हैं। जब मैं पीयूष गर्ग के वीडियो की नोट्स देख रही थी तो उसमें पारंपरिक डिप्लॉयमेंट के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात थी। वो फिजिकल सर्वर्स वाली बात। हाँ, मतलब आज की पीढ़ी शायद कल्पना भी ना कर पाए कि पहले के समय में कोड को लाइव करना कितना डरावना काम होता था। अगर किसी कंपनी ने एक ऐप बनाया है तो उसे इंटरनेट पर लाने के लिए सचमुच के बड़े बड़े लोहे और प्लास्टिक के सर्वर खरीदने पड़ते थे। और वो कोई छोटी चुनौती नहीं थी। वो फिजिकल सर्वर बहुत महंगे होते थे। मान लीजिए कि किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अचानक सेल आ गई और ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। आज की तरह ऐसा नहीं था कि एक बटन दबाया और सिस्टम बड़ा हो गया। उस समय सर्वर रूम में जाके मशीनों में मैनुअली रैम और सीपीयू बढ़ाने पड़ते थे। बाप रे, इसमें तो हफ्तों लग जाते होंगे। हाँ, हफ्तों लग जाते थे। और एक और बहुत बड़ी समस्या थी जिसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक मजाक के रूप में देखा जाता था। वो डायलॉग कि ये मेरी मशीन पर तो काम कर रहा है। हाँ, ये तो हर डेवलपर का क्लासिक बहाना रहा है ना। लेकिन असल में ये एक बहुत ही गंभीर तकनीकी समस्या थी। बिल्कुल। होता ये था कि एक डेवलपर अपने लैपटॉप पर कोड लिखता था। उसके लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस का वर्जन सब कुछ अलग होता था। और जब वही कोड लाइव सर्वर पर डाला जाता तो लाइव सर्वर का वातावरण अलग होने के कारण कोड क्रैश हो जाता था। इस एक समस्या ने अनगिनत घंटे और लाखों डॉलर्स बर्बाद किए हैं। लेकिन एक मिनट, मैं सोच रही थी कि इस समस्या को हल करने के लिए ही तो क्लाउड कंप्यूटिंग आई थी ना। हाँ, क्लाउड का उदय इसी के लिए हुआ था। AWS जैसी सेवाओं ने तो फिजिकल सर्वर खरीदने का झंझट खत्म कर दिया था। फिर हमें किसी नई तकनीक की क्या जरूरत पड़ गई? क्लाउड ने फिजिकल हार्डवेयर की समस्या जरूर सुलझाई, लेकिन एक नया जाल बुन दिया। इसे वेंडर लॉक-इन कहते हैं। वेंडर लॉक-इन मतलब हम किसी एक कंपनी के बंधक बन गए? एक तरह से हाँ। इसे ऐसे समझें, अगर किसी कंपनी ने अपने ऐप का पूरा बुनियादी ढांचा AWS की ECS जैसी सर्विस के हिसाब से बना लिया, तो उस ऐप की पूरी कोडिंग उसी सर्विस की गुलाम हो गई। ओहो, मतलब अगर कल को गूगल क्लाउड कोई सस्ती सर्विस दे तो वो कंपनी आसानी से वहां नहीं जा सकती। उसे अपना पूरा सिस्टम शुरू से फिर से लिखना होगा, जो कि एक दुस्वप्न से कम नहीं है। अच्छा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। डॉकर ने क्रांति ला दी। डॉकर ने कहा कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। कोड, उसकी लाइब्रेरीज और उसे चलाने के लिए जरूरी हर एक सेटिंग को एक छोटे से बक्से में बंद कर दिया जाए, जिसे कंटेनर कहते हैं। एकदम सही। और वो कंटेनर इतना हल्का और स्वतंत्र होता है कि उसे चाहे डेवलपर के लैपटॉप पर चलाएं या किसी भी क्लाउड पर, वो अंदर से बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करेगा। मतलब वो मेरी मशीन पे काम कर रहा है वाली समस्या जड़ से खत्म। बिल्कुल खत्म। तो अगर कंटेनर्स इतनी शानदार थे तो फिर कुबरनेटीज की क्या जरूरत पड़ी? कंटेनर्स ही काफी होने चाहिए थे। शुरुआत में वो काफी थे। जब कोई कंपनी केवल 2 या 3 कंटेनर्स चला रही हो तो कोई समस्या नहीं। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा ऐप है जैसे नेटफ्लिक्स, जहां लाखों लोग एक साथ फिल्में देख रहे हैं। हाँ, उस एक ऐप को चलाने के लिए छोटे छोटे हजारों कंटेनर्स एक साथ बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। अब अगर कोई कंटेनर क्रैश हो जाए तो क्या होगा? नए कंटेनर्स कितनी तेजी से बनेंगे? इन हजारों कंटेनर्स को मैन्युअली मैनेज करना तो इंसानों के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब संख्या हजारों और लाखों में पहुंच गई तो एक नए सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर वो शानदार एनालॉजी आती है जो फायरशिप के वीडियो में दी गई थी, जो किसी के भी दिमाग में कुबरनेटीज की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देगी। हाँ, वो ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण। मान लीजिए एक बहुत बड़ा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है।
उसमें गिटार, वायलिन, ड्रम्स बजाने वाले सैकड़ों संगीतकार बैठे हैं। हर संगीतकार अपने आप में एक डॉकर कंटेनर है जो अपना काम बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अगर वो सब अपनी अपनी मर्जी से बजाने लगें तो सिर्फ शोर पैदा होगा, संगीत नहीं। उन सब से एक साथ सही समय पर सही धुन निकलवाने के लिए सामने एक कंडक्टर की जरूरत होती है, जो छड़ी हिलाकर बताता है कि किसे कब तेज बजाना है। डिप्लॉयमेंट और सॉफ्टवेयर की इस दुनिया में कुबरनेटीज ही वो कंडक्टर है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कुबरनेटीज रातों रात नहीं बन गया। इसका इतिहास बहुत गहरा है। इसकी जड़ें असल में गूगल के एक बेहद गोपनीय आंतरिक प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। अच्छा, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। उसका नाम बोर्ग था ना? हाँ, बॉर्ग। सोचकर देखिए, 2010 के आसपास जब दुनिया भर के डेवलपर्स एक या दो सर्वर मैनेज करने में परेशान थे, तब गूगल अपने सर्च इंजन और यूट्यूब को चलाने के लिए हर हफ्ते अरबों कंटेनर्स चला रहा था। अरबों कंटेनर्स? ये तो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय स्केल था। बिल्कुल। और गूगल को इन अरबों कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था जो उन्होंने खुद बनाया और उसे बॉर्ग नाम दिया। कई सालों तक बॉर्ग गूगल का सबसे बड़ा रहस्य रहा। फिर ये दुनिया के सामने कैसे आया? बाद में गूगल के ही कुछ बेहतरीन इंजीनियर्स ने सोचा कि पूरी दुनिया को इस तरह के सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने बॉर्ग के अनुभवों से सीखा और बिल्कुल शुरुआत से एक नया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लिखा। और फिर 2014 में इसे रिलीज कर दिया गया। हाँ, और बाद में इसे क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन को सौंप दिया गया ताकि कोई एक कंपनी इस पर कब्जा न कर सके। इतिहास का एक और मजेदार हिस्सा, इसका नाम भी है। जो लोग टेक ब्लॉग्स पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि कुबरनेटीज को अक्सर K8S लिखा जाता है। हाँ, डेवलपर्स का आलस। बिल्कुल। इसका कारण कोई गहरा गणित नहीं है। असल में कुबरनेटीज शब्द में पहले अक्षर के और आखिरी अक्षर S के बीच में ठीक 8 अक्षर आते हैं, इसलिए इसे छोटा करके K8S लिखना शुरू कर दिया गया। ये टेक की दुनिया का एक क्लासिक स्वभाव है, लेकिन नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका काम है। कुबरनेटीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये क्लाउड एग्नोस्टिक है। मतलब वही वेंडर लॉक इन वाली समस्या का समाधान? बिल्कुल। कुबरनेटीज उसे पूरी तरह खत्म कर देता है, क्योंकि ये कुबरनेटीज ही है जो तय करता है कि कंटेनर्स कैसे चलेंगे। इसलिए ये AWS पर भी वैसा ही चलता है जैसा गूगल क्लाउड पर। और ये असल दुनिया में कैसे काम करता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण रॉबिनहुड ऐप का है, जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, स्केलिंग का एक परफेक्ट उदाहरण। जब रात में शेयर मार्केट बंद होता है तो रॉबिनहुड ऐप पर कोई खास काम नहीं हो रहा होता। उस समय कुबरनेटीज केवल कुछ ही कंटेनर्स को चलाकर रखता है, जिससे कंपनी का बिल बचता है। और फिर सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है, अचानक से ट्रैफिक की सुनामी आ जाती है। लाखों लोग टेस्ला या एप्पल के स्टॉक्स खरीदने के लिए ऐप खोलते हैं। उस समय कोई इंजीनियर बैठकर सर्वर नहीं बढ़ाता, कुबरनेटीज उस ट्रैफिक को भांप लेता है और कुछ ही सेकंड्स में हजारों नए कंटेनर्स बनाकर सिस्टम में जोड़ देता है, ताकि ऐप क्रैश न हो। तो इस सब का मतलब क्या है? ये जादू बैकग्राउंड में हो कैसे रहा है? इस पूरी स्वचालित प्रक्रिया को ही ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाता है। पीयूष गर्ग और बाइट बाइट गो के स्रोतों में इसके आर्किटेक्चर को बहुत गहराई से समझाया गया है। जो लोग तकनीकी दुनिया से जुड़े हैं उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मशीन के अंदर आखिर क्या चल रहा है। हाँ, आर्किटेक्चर को समझना ही असली कुंजी है। पूरे क्यूबरनेटीज क्लस्टर को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कंट्रोल प्लेन और दूसरा है वर्कर नोड्स। कंट्रोल प्लेन को हम इस पूरे सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं ना? बिल्कुल, ये सिस्टम का दिमाग है। ये सारा डेटा प्रोसेस करता है और क्लस्टर के लिए बड़े फैसले लेता है। और इस दिमाग के अंदर भी अलग अलग हिस्से होते हैं। हाँ, इस दिमाग के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला है API सर्वर। इसे कुबरनेटीज का मुख्य दरवाजा या रिसेप्शनिस्ट मान सकते हैं। मतलब कोई भी आदेश पहले इसी के पास आएगा। हाँ, जब भी कोई डेवलपर कमांड लाइन से कोई आदेश देता है तो उसे सबसे पहले इसी API सर्वर से होकर गुजरना पड़ता है। ये चेक करता है कि आदेश सही है या नहीं। दूसरा हिस्सा है ETCD। इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये सिस्टम की याददाश्त या मेमोरी है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर ये सिर्फ मेमोरी है तो क्या ये एक साधारण डेटाबेस की तरह काम करता है? अगर ये क्रैश हो जाए तो क्या पूरे सिस्टम को भूलने की बीमारी हो जाएगी? ये बहुत ही सटीक सवाल है। ETCD कोई साधारण डेटाबेस नहीं है। ये एक की वैल्यू स्टोर है जो हाईली अवेलेबल होता है। की वैल्यू स्टोर मतलब बहुत तेज। हाँ, क्लस्टर में किस समय कौन सा कंटेनर कहाँ चल रहा है, नेटवर्क की क्या सेटिंग है, सब कुछ इसमें दर्ज होता है। अगर ETCD पूरी तरह से क्रैश हो जाए
तो कुबरनेटिस का दिमाग सचमुच सुन्न हो जाएगा। ओहो, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके शरीर यानी वर्कर नोड्स में क्या हो रहा है। इसीलिए प्रोडक्शन वातावरण में EDCD के कई बैकअप्स बनाए जाते हैं। समझ गई। और तीसरा हिस्सा है शेड्यूलर। जैसे ही API सर्वर से कोई नया काम आता है तो शेड्यूलर ये देखता है कि हमारे पास मौजूद किस वर्कर मशीन में खाली CPU और RAM बची हुई है। बिल्कुल, वो एक स्मार्ट मैनेजर की तरह उस नए काम को सबसे उपयुक्त वर्कर मशीन के पास भेज देता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट पुर्जा है वो है चौथा हिस्सा, कंट्रोलर मैनेजर। पीयूष गर्ग के वीडियो में इसका बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। हाँ, क्योंकि कुबरनेटिस एक डिक्लेरेटिव मॉडल पर काम करता है। डिक्लेरेटिव मॉडल इसका मतलब है कि हम सिस्टम को ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसे डिजायर्ड स्टेट कहते हैं। मतलब हम सिर्फ अपना लक्ष्य बता देते हैं और कुबरनेटिस खुद रास्ता खोज लेता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि डिजायर्ड स्टेट में सेट किया गया कि पेमेंट प्रोसेस करने वाले 5 कंटेनर्स हमेशा चलते रहने चाहिए। अब कंट्रोलर मैनेजर का काम है हर सेकंड ये चेक करना कि क्या असलियत में 5 कंटेनर्स चल रहे हैं। और अगर किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से 2 कंटेनर्स क्रैश हो जाएं तो कंट्रोलर मैनेजर तुरंत इस अंतर को नोटिस करेगा और बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के 3 नए कंटेनर्स बनाने का आदेश दे देगा ताकि गिनती वापस 5 हो जाए। ये तो बात हुई दिमाग की। अब आते हैं सिस्टम की मांसपेशियों पर, यानी वर्कर नोड्स पर। ये वो असली मशीनें हैं जहां सारा भारी काम होता है। और इन वर्कर मशीनों के अंदर भी एक अलग ही दुनिया बसती है। कुबरनेटिस सीधे कंटेनर्स को नहीं चलाता, वो कंटेनर्स को एक छोटे से आवरण में लपेट देता है जिसे पॉड कहते हैं। यहाँ पर फायरशिप के वीडियो में एक बहुत ही मजेदार बात बताई गई थी। समंदर में व्हेल मछलियों के झुंड को अंग्रेजी में पॉड कहा जाता है, और क्योंकि डॉकर का लोगो भी एक व्हेल मछली है, इसलिए कंटेनर्स के समूह को यहाँ पॉड नाम दिया गया। ये नामकरण वाकई काफी दिलचस्प है। पॉड असल में कुबरनेटिस की सबसे छोटी इकाई है जिसे डिप्लॉय किया जा सकता है। अब हर वर्कर मशीन पर कंट्रोल प्लेन का एक एजेंट हमेशा मौजूद रहता है, जिसे क्यूबलेट कहते हैं। हाँ, ये क्यूबलेट सीधे दिमाग यानी कंट्रोल प्लेन से बात करता रहता है और ये सुनिश्चित करता है कि उसके नोड पर मौजूद पॉड्स बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसा आदेश मिला था। और इसके साथ नेटवर्किंग को संभालने के लिए क्यूब प्रॉक्सी होता है। अगर इंटरनेट से कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहा है तो उसका ट्रैफिक सही मशीन के सही पॉड तक पहुंचाने का काम यही करता है। इसके अलावा पॉड्स के अंदर के कंटेनर्स को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए एक कंटेनर रन टाइम की आवश्यकता होती है, जैसे कंटेनर री। एक और पुर्जा है जिसका जिक्र उस लेख में था, क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर या CCM। हाँ, ये एक तरह का ट्रांसलेटर है। अगर कुबरनेटिस AWS पर चल रहा है और उसे इंटरनेट से ट्रैफिक लेने के लिए एक लोड बैलेंसर की जरूरत है, तो CCM सीधे AWS के API से बात करेगा और ऑटोमेटिकली एक लोड बैलेंसर तैयार कर देगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुबरनेटिस सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स चलाने तक सीमित नहीं है। मास्टरिंग कुबरनेटिस वाले लेख में ये बहुत गहराई से समझाया गया है कि डेटा की दुनिया में कुबरनेटिस कितना बड़ा गेम चेंजर है। आज का दौर बिग डेटा का है। हर कंपनी भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रही है। हाँ, अपाचे स्पार्क जैसे भारी भरकम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स या अपाचे काफका जैसे रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग सिस्टम्स को चलाने के लिए कुबरनेटिस का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इसकी सेल्फ हीलिंग क्षमता है, खुद को ठीक करने की क्षमता। बिल्कुल। डेटा प्रोसेसिंग में सर्वर क्रैश होना बहुत आम बात है। पहले के समय में अगर रात की 3 बजे कोई डेटा सर्वर फेल हो जाता था तो बेचारे इंजीनियर को नींद से उठकर उसे मैन्युअली रीबूट करना पड़ता था। और अब कुबरनेटिस के साथ अब कुबरनेटिस खुद ही उस फेल हुए पॉड को नेटवर्क से बाहर निकाल देता है और एक नई स्वस्थ मशीन पर बिल्कुल वैसा ही नया पॉड चालू कर देता है। इंजीनियर को सुबह तक पता भी नहीं चलता कि रात में कोई समस्या आई थी। ये तो किसी भी टेक कंपनी के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। लेकिन क्या ये तकनीक पूरी तरह से दोष रहित है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाइटगो के स्रोत में कुबरनेटिस के नुकसानों की ओर बहुत स्पष्ट इशारा किया है। मतलब इसके कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसकी अथाह जटिलता। कुबरनेटिस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे बस इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया जाए। इसके कंट्रोल प्लेन को सेट करना और नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करना अपने आप में एक बहुत भारी काम है। ही महंगे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, और छोटे स्टार्टअप्स के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसीलिए पीयूष गर्ग के वीडियो में एक बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत का जिक्र था, YAGNI, जिसका मतलब है You aren't gonna need it। आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सटीक सलाह है।
अगर किसी नए स्टार्टअप ने अभी-अभी अपना ऐप लॉन्च किया है और दिन में सिर्फ कुछ 100 लोग ही उस ऐप पर आते हैं, तो उन्हें इतने भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक साधारण सर्वर से भी काम चल सकता है। कुबरनेटीज को जबरदस्ती लगाना एक साधारण सी कील ठोकने के लिए बुलडोजर मंगाने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उन मध्यम या बड़ी कंपनियों के लिए क्या विकल्प है जो कुबरनेटीज के फायदे तो उठाना चाहती हैं, लेकिन सिरदर्द से बचना चाहती हैं? हाँ, उन कंपनियों के लिए क्या समाधान है? उनके लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स ने एक बेहतरीन बीच का रास्ता निकाला है, जिसे मैनेज्ड कुबरनेटीज सर्विसेज कहा जाता है। जैसे Amazon का EKS और गूगल क्लाउड का GKE। एकदम से सही। इन सेवाओं में क्लाउड कंपनी खुद कुबरनेटीज के उस जटिल दिमाग यानी कंट्रोल प्लेन को बैकग्राउंड में मैनेज करती है। कंपनियों को सिर्फ अपनी मांसपेशियों यानी वर्कर नोड्स पर ध्यान देना होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कुबरनेटीज ने आज की क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी क्रांति है ये। जिस तरह से दशकों पहले लोहे के शिपिंग कंटेनर्स ने दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट को आसान बना दिया था, ठीक उसी तरह डॉकर कंटेनर्स और कुबरनेटीज ने कोड को कहीं भी और कितने भी बड़े स्तर पर चलाना संभव बना दिया है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? आज की इस चर्चा में हमने स्केलेबिलिटी और सेल्फ हीलिंग की बहुत बातें की, लेकिन हमारे अध्ययन स्रोतों, विशेष रूप से उस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेख में सुरक्षा का एक बहुत ही गंभीर बिंदु भी उठाया गया है। सिक्योरिटी को लेकर? हाँ, आज दुनिया भर की संस्थाएं अपने पूरे डिजिटल ढांचे को चुनाने के लिए कुबरनेटीज जैसे इस कंडक्टर पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये क्लस्टर्स विशाल होते जाते हैं, हजारों कंटेनर्स आपस में बात करते हैं, तो सुरक्षा की कमियां बेहद जटिल हो जाती है। ये तो सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जो कुबरनेटीज सिस्टम खुद बाकी पूरे नेटवर्क की सुरक्षा और संचालन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, अगर किसी हैकर ने उसी के कंट्रोल प्लेन में सेंध लगा दी, तो क्या होगा? भविष्य में उस शक्तिशाली ऑर्केस्ट्रेटर की सुरक्षा को कौन ऑर्केस्ट्रेट करेगा? ये क्लाउड सुरक्षा की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तकनीक अपने साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं, और इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ कुबरनेटीज पर आधारित आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। कोड और क्लाउड की इस जटिल दुनिया के बैकग्राउंड में ऐसे ही कई और रहस्य मौजूद हैं, जिन्हें डिकोड करने का सफर आगे भी जारी रहेगा।